हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 7 करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, और एक और चीज़, जो कुछ एक डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे हम पहुँचे कैसे। तो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर अलग अलग चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले लेवर्स थ्योरी आई, जिसके अंदर कुछ एक फेलियर्स देखने को मिला। वो स्ट्रक्चर को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए बाद में रेजोनेंस का कंसेप्ट आया। रेजोनेंस ने क्या किया, आपको पता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर वाली चीज़ें बताई। ठीक है, कि किस तरीके से जो है अलग अलग स्ट्रक्चर जो है मिलकर वो एक सिंगल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग सब एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें ही प्रॉब्लम थी। अगर आपको याद हो तो जितने बॉन्ड्स बन रहे थे सबके अलग अलग एनर्जी आ रही थी, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला गया कि जो सेंट्रल और एटम होगा उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अलग अलग एटम से ओवरलैप करेगा। सारे बॉन्ड्स की सेम एनर्जी होगी, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज थे, इसलिए विस्पर थ्योरी आई। विस्पर थ्योरी में क्या बताया गया, तो आपको पता है कि जो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी रिपल्शंस के कारण कुछ एक डिस्टॉर्शंस देखने मिलते हैं ज्योमेट्री के अंदर। उस चीज़ को एक्सप्लेन किया विस्पर ने। अब उसके बाद आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो, जैसा नाम से पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन अभी हमारे पास कुछ नए तरीके की ऑर्बिटल आने वाली, जिसका नाम क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोला गया। पहली चीज इसमें बोला गया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी तो वो क्या करेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। क्या बोला मैंने, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ेंगी तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलती थी और बॉन्डिंग बनाती थी तो उस केस में वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखती थी, सेम ऐसे ही वो जुड़ जाती थी। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगी। देखो कैसे, यहां पर आपको इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, मींस अपनी आइडेंटिटी को वो लूज कर रहे हैं। तीसरी चीज कि अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जुड़ रही हैं तो वो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। चौथी चीज कि जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो नहीं बनेंगी, जो अपने आइडेंटिटी लूज कर चुकी हैं, उनमें से एक होगी बॉन्डिंग और दूसरी होगी एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, लेस एनर्जेटिक होगी, लेकिन वहीं पर जो एंटी बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल और मोर एनर्जेटिक होगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं उनके फिलिंग की, मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की, तो वो सेम अबाउ हुंड्स या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही फॉलो करेंगे, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम यूज होते थे। और ये प्रिंसिपल हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो ये आप खुद से पढ़ लेंगे जब आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। तो देखो, अगली चीज़ कि हर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अपना वेव फंक्शन होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आपके पास एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका अपना वेव फंक्शन हो जाएगा साई ए। वैसे ही एटम बी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो वेव फंक्शन होगा साई बी हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन साई ए है मैंने उसको कुछ इस तरीके से ले लिया है, और जो साई बी है मैंने उसको कुछ इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, तो अब सपोज करो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो उस केस में जो इंटरफेरेंस होगी, मींस जुड़ना, इंटरफेरेंस मतलब जुड़ना, वो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। 7 + 5 12 एंड 7 5 मतलब -12। ठीक है, मींस ये क्या हो गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। और इस केस में जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोल दिया मैंने, इस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनको बोल देंगे हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम बोल सकते हैं इन फेस हैं ये। ठीक है, इन फेस है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ में क्या हो सकता है कि अगर
5 जो है -7 के साथ या -5 + 7 के साथ जुड़ेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी +2 -2। और इस केस में जो ऑर्बिटल्स होंगी वो कौन सी होंगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और आउट फेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और वो इन फेस होगा, और वहीं पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वो आउट फेस होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि psi a + psi b फॉर्म psi a + psi b, psi a - psi b, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन फेस और आउट फेस। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई मैंने आपको। देखो, अब हम करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल इंट्रैक्शन डायग्राम्स। ठीक है, तो जब 1s कंबाइन करता था पहले भी, तो कौन सा बॉन्ड बनता था, सिग्मा बॉन्ड बनता था, हेड ऑन कोलिजन या हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो इसलिए सिग्मा, पहला बात यहाँ पर सिग्मा आएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि जब 1s जुड़ेगा तो दो तरीके से जुड़ सकता है, या तो प्लस प्लस जुड़ेगा या प्लस माइनस जुड़ेगा। ठीक है, दो तरीके से जुड़ सकता है। मींस जब प्लस प्लस जुड़ेगा तो उसको हम बोल देंगे इन फेस इंट्रैक्शन। क्या बोल देंगे, इन फेस इंट्रैक्शन। और वहीं पर जब प्लस माइनस जुड़ेगा तो उसको बोल देंगे हम लोग आउट फेस इंट्रैक्शन। तो जब इन फेस इंट्रैक्शन होगी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। और वहीं पर जब आउट फोर्स इंट्रैक्शन होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो क्या बन जाएगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज हमने वहां पर क्या पढ़ी थी कि जब प्लस प्लस जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। इसलिए बड़ा सा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बड़ा सा ऑर्बिटल दिख रहा है। लेकिन जब प्लस माइनस जुड़ते हैं तो कभी भी वो बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ये दूर दूर दिख रहे हैं और बीच में गैप दिख रहा है, क्योंकि वहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, बिकॉज बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता था, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था कि ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गया, बीच में नोडल प्लेन बन गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि जब 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। एक इसमें से बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। इसका नाम 1s था, इसका नाम भी 1s था, लेकिन इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, क्योंकि 1s सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसका नाम भी हो जाएगा सिग्मा 1s, लेकिन एंटी बॉन्डिंग को अलग करने के लिए हम स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अगला देखते हैं। अब जो P होता है, P के पास 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, एक PZ होगा, एक PX होगा, एक PY होगा। और हमने किया था कि जो PZ होता है वो क्या करता है, हेड ऑन ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि PZ हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ले रहे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो PZ होगा वो PZ के साथ जुड़ेगा, और साथ साथ PZ कहां से शुरू होता था, 2 से होता था। आपको अगर याद हो तो 2 से शुरू होगा ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो 2 से शुरू होगा। तो 2pz जुड़ेगा जब, तो क्या करेगा वो, तो फिर से दो पॉसिबिलिटी है कि इसका प्लस प्लस जुड़ेगा या प्लस माइनस जुड़ेगा। जब प्लस प्लस जुड़ेगा तो इन फेस इंट्रैक्शन होगी या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। अब देखो, जब ये जुड़ रहे हैं तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, मीन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और कौन सी ये हमारे पास ऑर्बिटल, तो 2p ऑर्बिटल है, तो उसका नाम क्या जाएगा, सिग्मा 2pz। लेकिन जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनाएंगे। एक हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा 2pz आ गया, जो कि क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लेकिन दूसरा कौन सा आने वाला है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आने वाला है, जिसको हम लिख देंगे सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे बनेगी वो, जब प्लस जो है माइनस के साथ जुड़ेगा तो आउट फेस इंट्रैक्शन हो रही है। तो क्या हो रहा है, देखो कुछ इस तरीके से वो दूर दूर भाग जाएंगे, जुड़ेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली प्लस माइनस तो नो बॉन्डिंग। और बीच में देखो ये कुछ एक प्लेन बन रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन को कभी भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर दोनों प्लस माइनस लोब्स हैं। तो इसलिए इस प्लेन को हम बोल देंगे नोडल प्लेन, ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसको हम बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं x की, px की,
तो आपको याद होगा जो px होता है वो क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता था वो, पाई बॉन्ड बनाता था, बिकॉज साइडवेज ओवरलैपिंग होती थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ेंगी तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है यार, पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए साथ में यहाँ पर पाई आएगा। देखो पाई स्टार कब आएगा, जब एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, तो इसमें बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये जुड़ रही हैं आपस में, तो इस केस में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर इनफेस इंट्रैक्शन। तो जब ऐसा होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, और इस केस में बीच में क्या होता था, अगर वैसे भी बीच में यार नोडल प्लेन ही होगा, हमने पहले भी किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में नोडल प्लेन आ जाएगा, ठीक है, बीच में नोडल प्लेन आ जाएगा, और यहाँ पर एक नोडल प्लेन आ गया। लेकिन वहीं पर जब प्लस माइनस के साथ इंट्रैक्शन शो करेगा, या इसको हम आउटफेस इंट्रैक्शन बोलेंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, उस केस में देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव सब इस तरीके से दूर दूर भाग जाएंगे, तो इसके बीच में तुम्हें दो नोडल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। तो याद रखना है कि जब पाई स्टार 2px होगा या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा 2px का, तो उस केस में आपके पास दो नोडल प्लेन्स आएंगे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा तो 0 नोडल प्लेन, वहीं पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 नोडल प्लेन, ठीक है। बट पाई में कितने आ गए, पाई में तो पाई लिख देते हैं हम लोग, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन, और वहीं पर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने आ गए हमारे पास, 2 नोडल प्लेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया आपके लिए, ठीक है, ये चीज हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, जब हम एटम के ऑर्बिटल को भरते थे तो हमने कौन सा फॉर्मूला किया था, क्या किया था, सुलाने वाला, क्या किया था, सो गया पी के सो गया, दवाई पी के सो गया, दवाई पी के सो गया, फिर दवाई पी के सो गया, फिर दवाई पी के सो गया। याद आया कुछ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने किया था। फिर हमने क्या किया था कि एस जो है 1s से शुरू होगा, तो 1s 2s 3s 4s 5s, उसके बाद 6s 7s या 8s, और वैसे ही p जो है वो 2 से शुरू होगा, तो 2p 3p 4p और 5p, और वैसे ही जो d होगा वो 3 से शुरू होगा, 3d, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 4d 5d, और जो हमारा f होगा वो 4 से शुरू होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम ये चीज़ कर चुके हैं। तो देखो अब आपको क्या करना है, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया इसके पोस्टुलेट्स में, कि इसको भी हमें ऑफ बाउ या हुंड या पॉली एक्सक्लूजन के हिसाब से ही फिल करना है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा था कि ये अगर एक एटम है, ये अगर एक एटम है, तो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद अगर दो जुड़ रहे हैं तो वो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखो दो जुड़ रहे हैं तो दो ही बना रहे हैं, तीन जुड़ रहे हैं, टोटल कितने जुड़ गए, 6 जुड़ गए, तो 6 बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब जितने नंबर्स में जुड़ेंगे उतने ही वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास एक एटम A है, दूसरा एटम B है। एटम A का 1s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं B के 1s के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो किस तरीके से जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद वो क्या करेंगे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक कौन सी बन जाएगी, बॉन्डिंग, दूसरी कौन सी बन जाएगी, एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से है, ये सबसे कम एनर्जी होगी और सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सिग्मा 1s आ गया। अब देखो 1s के बाद क्या आता था, 2s आता था ना, 2s देखो यहाँ पर 2s आ रहा है, 1s के बाद क्या आएगा, 2s आएगा। तो एटम A का अगर 2s जुड़ रहा है तो एटम B का भी 2s जुड़ेगा। तो 2s और 2s जुड़ने के बाद वो क्या करेंगे, दो जुड़ रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक बन गया सिग्मा 2s, दूसरा बन गया सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, क्लियर है चीज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या आता था 1s 2s, फिर आएगा 2p, फिर क्या आता था 2p। तो 2p कैसे भरोगे, तो 2p अगर एटम A का है तो 2p ही एटम B का होगा। लेकिन इस चीज में एक्सेप्शन आने वाली है। देखो यहां तक का तो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है, यहां तक की चीजें तो सबके लिए सेम रहेंगी, बट जब हम बात करेंगे 2p की तो वो क्या होगा, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। और चेंजेस देखो क्या होने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 होंगे,
क्या बोल दिया मैंने, जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लेस देन और इक्वल टू 14 होंगे तो आपको क्या ऑर्डर फॉलो करना है, एक्स वाई जेड, मतलब सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे, बाकी ये वाली सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये सीधा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 और इक्वल टू 14 होंगे तो पहले आपको x फिर y फिर z को फिल करना है, लेकिन वहीं पर जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ग्रेटर देन 14 होगा तो आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है, इन्वर्टेड ट्रायंगल। कैसे, पहले z फिर x फिर y। ठीक है, क्लियर होगी चीज, और ये वाली चीज सेम रहेगी, सिंपल सी चीज है। देखो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से, जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो आपको क्या करना है, ये चीज को इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो z पहले फिर x y, और उसमें क्या था x y z, और ये वाली चीज सेम रहेगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतनी चीज याद रखनी है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी क्वेश्चंस में sp इंट्रैक्शन दिया होगा तो मीन्स आपको मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, बट अगर sp इंट्रैक्शन मेंशन नहीं होगा तो उस केस में आपको सिंपल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाएगी, सिग्मा 1 है सबसे पहले, देखो यहाँ पर, तो इसमें क्या आ जाएंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हीलियम 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 2, सिंपल सी चीज़ है। लिथियम 2 मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, इस तरीके से हमें चलना था। तो 2 4 6 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स के केस में 2 4 6 8 हो गए, सिंपल है। 10 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या जाएगा, 2 2 2 2 8। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको हुंड्स रूल को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले आपको इनको सिंगली फिल करना है, फिर इनकी पेयरिंग करनी है। समझ में आगे बात, मैंने क्या बोला कि जब भी आपके पास 2 ऑर्बिटल्स होंगी तो आपको, या मोर देन 2 होंगी, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले सिंगली फिल करना है, फिर उनको पेयर करना है। ठीक है, तो कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर कितना था, 10 था, तो हमारे पास कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, तो 9 और 10। क्लियर होगी चीज़। अब देखो अगला हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन 2, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 6 8, फिर 9 10 11 12। क्लियर होगी चीज़। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो कर लो ये वाला भी, 2 4 6 8 8, उसके बाद 9 10 11 12, ऊपर से हमें पता चल गया। अब बच के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिग्मा 2pz का एक ही ऑर्बिटल है, देखो यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल था। ठीक है, ये वाला, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, तो कर दो, तो आपके पास ये हो गया 14। और वहीं पर अगर N2 पॉजिटिव होगा, मीन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको क्या करना है, फिर से कर लो, 2 2 2 2 8 9 10 11 12, और यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है। बस जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होंगे तो आपको क्या करना था, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर को इन्वर्ट कर देना है, पहले Z आएगा फिर XY आएगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस केस में Z ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कम एनर्जेटिक हो जाएगा, वहीं पर XY जो है वो क्या बोल सकते हो आप, लेस स्टेबल और मोर एनर्जेटिक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वहीं यहाँ पर दे रखा है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, तो पहला हमारे पास क्या है, O2 मीन्स क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रेटर देन क्या आ गया, यहाँ पर 14 आ गया, तो भर दो इसको। तो देखो 2 4 6 8 8, फिर 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 और 16 हो जाएगा। इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, अगला देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर से भर दो, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 और 15। क्लियर है, और इसमें आ जाएंगे 0। ठीक है, अब देखो O2 नेगेटिव है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो एक क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर अनपेयर्ड आ गया। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब अगला देखो O2 नेगेटिव, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17
18, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ठीक है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें 0 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक आ गया, उसके बाद देखो इसमें भी एक है, ठीक है, इसमें भी एक है, एक क्या, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज़ें आपको देखने में, आपको बताने वाली हूँ उसका क्या यूज़ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ एमओटी, किसका क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहली बात कि एमओटी का आप यूज़ कैसे क्यों करोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए आप एमओटी का यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे आप, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। क्या बोल दिया मैंने, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखना है यहाँ पर सिग्मा 1s2 है, तो देखो पहले क्या लिखना है हमें, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, यही था। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ही कितने हैं, कोई है नहीं है भाई, 0 है। तो क्या कर दिया हमने, डिवाइड 2 कर दिया। तो 2 - 0 2 हो गया, डिवाइड 2 मतलब 1 आ गया। तुम्हारे पास H2 मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, 1 होगा, ठीक है। ये हो गया, सिंपल सी चीज़ है, आराम से आप कर सकते हो। अब देखो आगे चलते हैं, हीलियम 2। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 हो गए, 2 - 2 अपॉन 2 मीन्स 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम और हीलियम के बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात। अब देखो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, बोरोन 2 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 9 10, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने, तो कैलकुलेट कर लो बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, यही आएगा। तो बॉन्डिंग कितने हैं देखो यहाँ पर, 1 2 4 6, नहीं सॉरी 2 4, उसके बाद 5 6 है बॉन्डिंग। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, 6 कर दिया, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने देखो 2 और 4, तो 4 कितने आ गए हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग आ गए। तो अपॉन 2 कितना आ गया यहाँ पर, 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब क्या हुआ कि बोरोन और बोरोन के बीच में एक ही बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब अगला देखो नाइट्रोजन 2, तो देखो कितना है यहाँ पर, बॉन्डिंग देख लो कितने हैं, तो 1 2 मतलब 4 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए, ठीक है। गलत कैलकुलेट कर दिया मैंने शायद, 1 मिनट रुको, मार्क करते हुए चलते हैं। देखो 2 4 6 8 10 है, 10, ठीक है। तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने देखो जरा यहाँ पर, ब्लू से मार्क करती हूँ मैं, 2 4, तो 10 माइनस कितना आ गया, 4 आ गया अपॉन 2, 10 - 4 अपॉन 2 कितना हो गया, 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। मतलब नाइट्रोजन के बीच में, गैस के बीच में 2 ट्रिपल बॉन्ड हो रहा देखो इस तरीके से, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 -2। अब देखो अगर हम बात करते हैं O2 की, ठीक है, तो O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, राइट। और O2 पॉजिटिव के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स, O2 नेगेटिव के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स, और O2 नेगेटिव के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सपोज करो मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जब भी ग्रेटर देन 14 होगा, क्या बोला मैंने, जब भी ग्रेटर देन 14 होगा, तो आपको क्या करना है, क्या बोल दिया मैंने, जब भी ग्रेटर देन 14 होगा तो क्या करना है आपको, बॉन्डिंग में हमेशा 10 लिखोगे, ठीक है, 10 लिख दोगे बॉन्डिंग में डायरेक्टली, क्योंकि सब में क्या है, ग्रेटर देन 14 है, ठीक है। और माइनस बचे हुए, मतलब 10 के बाद 16 है, तो कितने बच गए, 6 बच गए, इसमें कितने बच गए, 5 बच गए, इसमें कितने बच गए, 7 बच गए, इसमें कितने बच गए, 8 बच गए, और फिर कर दो डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपको डायरेक्टली कर लेना है। तो मैंने एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने क्या, जब भी ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आपको एंटी बॉन्डिंग में लिखकर माइनस कर देना है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इनको कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10/6.2 कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.5 और 1.5 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और वैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइनाइड लिखा है 14 इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन एज N2, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब जितना जो भी N2 की मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होती है वही सेम आ रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना जाएगा, कितना जाएगा, 14 है यहाँ पर, तो 10 - 4/2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो डायरेक्टली। अब देखो आगे चलते हैं लेकिन देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, देखो हुआ क्या कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर सिंपल तरीके से फाइंड आउट किया गया, ठीक है, तो आ गया, ठीक है, जितना आना था उतना आ गया, लेकिन मतलब 3 आना चाहिए था, 3 आ भी गया, ठीक है, 3 आ गया, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया तो जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास सामने चीज़ें आ जाएंगी। जब आप CO पॉजिटिव करोगे तो आपके पास आएगा 2.5, ठीक है, और CO कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो इसका जितना आना चाहिए था वो नहीं आया, तो मतलब जो तरीका अभी तक हमने पढ़ा था वो फेल हो गया। मैंने एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बोला कि देखो जब कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया गया तो हुआ क्या कि जो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था वो तो आ गया, 3 आ गया, लेकिन जैसे ही CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आ गया, 2.5 आ गया, ठीक है, जो कि क्या था, गलत था, क्योंकि वो इस मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो चेक किया गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें हमने ये फाइंड किया कि जो सिग्मा स्टार 2s2 है कार्बन मोनोऑक्साइड में, क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी है वो एक्सेप्शनली हाई हो जाती है। क्या बोल दिया मैंने, सिग्मा स्टार 2s की जो एनर्जी है वो एक्सेप्शनली हाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बाद में देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो फेल इसलिए हो जाएगी बिकॉज वो 22 के ऊपर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, बहुत सारी ओवरलैपिंग एक साथ होना शुरू हो जाएगी और ये जो थ्योरी थी वो फेल हो जाएगी, ठीक है। 22 के ऊपर ये सेटिस्फाई मतलब नहीं कर पाएगी चीज़ों को। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का तो क्या किया गया, तो इनको वापिस से ऑर्बिटल को अरेंज किया गया। तो पहले सिग्मा 1s2 आ गया, यही था, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो एंटी बॉन्डिंग का जो एनर्जी था वो बहुत ज़्यादा आ गया, तो इतना ज़्यादा आ गया कि वो एक पाई के बिल्कुल पीछे चला गया, मतलब पी के बिल्कुल लास्ट में चला गया। तो देखिए जहाँ पर सिग्मा स्टार 2s यहाँ आना चाहिए था वो इनके बिल्कुल लास्ट में चला गया, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ऑर्डर लिख दिया है यहाँ पर। अब इससे आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए, तो कितना जाएगा, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 कर लेंगे आप, तो आपके पास बॉन्डिंग कितनी है यहाँ पर, देखो 2 4 6 8 10, कितने आ गए यहाँ पर, 10 आ गए। तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो 2 4, कितने आ गए 4, 10 माइनस 4 अपॉन 2 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 अपॉन 2 मतलब 3, ठीक है। और वहीं पर आप जब CO पॉजिटिव का कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेट करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा इसमें, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो बॉन्डिंग कितना आ गया देखो, तो 2 4 6 8 10, ठीक है, तो 10 आ गया, और माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 और 3 कितना आ गया, 3 आ गया, तो 10 माइनस 3 अपॉन 2, तो इसका आएगा 3.5, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम जनरलाइज करते हैं चीज़ों को तो क्या मिलता है हमें कि जैसे जैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पास पास आ जाएंगे, हमने पहले ही पढ़ा था। और साथ ही साथ जो बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बॉन्ड जो है स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमने क्या बोलते हैं, जैसे अगर सपोज करो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और साथ ही साथ जो एनर्जी तोड़ने की है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कैसे क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने कि आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बोला जाएगा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख लो, या फिर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिख दो, या बॉन्ड ऑर्डर का जो भी है आपको ऑर्डर लिखना है। तो आपको क्या करना है, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। कैसे, अभी हमने कैलकुलेट किया था, पीछे ही किया था कि O2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। O2 का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। O2 नेगेटिव का कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। O2 2 नेगेटिव का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही है, मींस मैक्सिमम किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, यही है। और वहीं पर बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में खूब आते हैं, तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है किसी भी बुक से, ठीक है, इन क्वेश्चंस की।
तो सबसे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, उसी के बेसिस के ऊपर बाकी की चीज़ें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो अगला चीज़ आपके पास आएगी मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो मैग्नेटिक नेचर को भी बताती थी मॉलिक्यूल्स के। तो देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, जहां पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड होंगे, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। तो याद रखना है डायमैग्नेटिक में पेयर्ड और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कर सकते हो, जैसे आपके पास क्या है O2 2 नेगेटिव और उसके बाद N2 है, O2 पॉजिटिव है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, O2 है, अभी हमने सारे किए थे, यहाँ पर कर चुके हैं। देखो यहाँ पर तो O2 था, तो O2 क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पर O2 क्या है, ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सारे क्या है यहाँ पर अनपेयर्ड है। O2 पॉजिटिव क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड है अगेन। O2 नेगेटिव क्या आ जाएगा, अनपेयर्ड है, मतलब अगेन पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो O2 नेगेटिव भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, लेकिन जो O2 2 नेगेटिव होगा वो क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि सारे के सारे क्या है, इसमें सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक हैं, बस O2 2 नेगेटिव जो है वो क्या है यहाँ पर, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर आप देखो N2 को देखते हो तो N2 का भी हमने किया था, देखो ये N2 था, N2 पे क्या थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे। देखो इसमें क्या है, सारा क्या है, मतलब सारे पेयर्ड है, ठीक है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तब देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर था। तो हमारे पास O2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक होगा, सिर्फ O2 2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक होगा, इवन O2 2 पॉजिटिव भी पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो और N2 क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। वैसे H2 डायमैग्नेटिक होगा, लिथियम 2 डायमैग्नेटिक होगा, C2 डायमैग्नेटिक होगा। तो आप ये खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगली चीज़ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्टेबिलिटी का आपको कैसे पता चलेगा, तो जितने ज़्यादा जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इम्प्लाइज स्टेबिलिटी, ठीक है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि जब भी नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे तो उस टाइम पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमने हीलियम के केस में देखा था कि जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो कभी भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ इस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।